हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आप सभी लोगों का स्वागत है इंडेप्थ यूटी में एक बार फिर से। जिन भी बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है कि भैया ड्यू वर्सेस बीएचयू, मुझे क्या चुनना चाहिए, मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा। मेरे को भैया प्लेसमेंट देखना चाहिए, मेरे को एक्सपोजर देखना चाहिए, मेरे को आगे जॉब करना है, आगे जाके मेरे को यूपीएससी का तैयारी करना है, मुझे एक्सपोजर ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा, कहाँ मुझे ज़्यादा सीखने को मिलेगा, मैं इस चीज़ को लेकर डिसाइड करके चल रहा हूँ, उसके लिए क्या बेटर रहेगा। ये तरह तरह के सवाल है आपके मन में, और ड्यू वर्सेस बीएचयू एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर साल रहता ही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अब तक आपने जितने भी वीडियोस देखे ना, उसमें सही से क्लियरिटी नहीं मिलती है। जो ड्यू का है, जो ड्यू से पास आउट है वो ड्यू की तारीफ करता है, जो बीएचयू से पास आउट है वो बीएचयू की तारीफ करता है। मतलब कोई क्लियर कट कोई बताता नहीं है। कहते हैं कि स्टडी के लिए बीएचयू फॉलो करो, एक्सपोजर चाहिए तो ड्यू। इसका मतलब क्या, ड्यू में पढ़ाई नहीं होती है? ठीक है, तो ओवरऑल मैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस से पास आउट हूँ, और बीएचयू में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। मैं जानता हूँ कि बीएचयू किन किन चीज़ों के लिए फेमस है, और किन बच्चों को किस कैटेगरी के लिए क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए। मैंने हज़ारों बच्चों का करियर गाइडेंस करा, और आप सभी लोगों को एक बेटर करियर गाइडेंस करूंगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरा वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वीडियो भले लंबा होगा, लेकिन हर बार की तरह जैसे मेरी वीडियोस होती हैं, वेल डिटेल होगी, वेल डिफाइंड होगी, ताकि आपके मन में कोई सवाल ही ना बचे इसके बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ड्यू वर्सेस बीएचयू। और ड्यू वर्सेस बीएचयू स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ड्यू वर्सेस बीएचयू की बात तो जब करोगे ना, जब ड्यू और बीएचयू दोनों में एडमिशन हो रहा होगा। मुझे ये जानना है कि आप जितने भी स्टूडेंट हो, अगर आपका एडमिशन सिर्फ ड्यू में हो रहा है तो सवाल ही कैसे आता है कि बीएचयू की बात करें, और अगर बीएचयू में हो रहा है और ड्यू में नहीं हो रहा तो सवाल ही कैसे आता है कि फिर हम ड्यू की बात करेंगे। तो पहली क्लियरिटी तो ये रखो कि मेरा एडमिशन दोनों में हो सकता है। अगर दोनों में मेरा हो रहा है तब मेरे पास ऑप्शन है कि ड्यू चूज करूं या बीएचयू चूज करूं। अगर मेरा एडमिशन किसी एक में हो रहा है तो मैं कैसे डिसाइड कर पाऊंगा? तो मेरे लिए तो किसी काम का नहीं है, तो फालतू का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ रहा है बात समझ में? अब सवाल आता है कि भैया फिर ड्यू और बीएचयू में मेरा एडमिशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखो, बीएचयू के अंदर नंबर ऑफ सीटें बहुत कम है, और मैं बीएचयू का कंपैरिजन मेन कैंपस से बात करता हूँ। बीएचयू के अंदर नंबर ऑफ सीटें बहुत कम है, ड्यू के अंदर नंबर ऑफ सीटें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन बीएचयू के अंदर जो कॉलेजेस का वो जो आपके कैटेगरीज है वो कुछ इस तरीके है कि मेन कैंपस और फिर एफिलेटेड में डीएवी होगा, एएमपीजी होगा, वीसीडब्ल्यू होगा, आरजीएससी हो गया साउथ कैंपस वाला। अब ध्यान से देखो, यहाँ टोटली डिफरेंस हो जाता है। मेन कैंपस एकदम टोटली डिफरेंस हो जाएगा, और एफिलेटेड कॉलेज एकदम टोटली डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे कट ऑफ के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि ड्यू के अंदर, अब ड्यू के अंदर इतनी सारी चीज है, ड्यू के अंदर एक कैंपस नहीं है। बात सब यही है कि ड्यू के अंदर कोई कैंपस ही नहीं है, ड्यू के अंदर है कॉलेजेस, 70 से ज्यादा कॉलेजेस, और हर एक कॉलेजेस का कंपैरिजन मुझे ड्यू बीएचयू से करना है। मुझे ड्यू वर्सेस बीएचयू नहीं करना है, मुझे ड्यू वर्सेस बीएचयू नहीं करना। अगर मैं ये करूंगा तब तक तो मैं गलत ही करते आ रहा हूँ। मुझे ये डिसाइड करना है कि एसआरसीसी वर्सेस मेन कैंपस, एफएमसी या एमएमबी, हिंदू वर्सेस एफएमसी या एमएमबी, दयाल सिंह कॉलेज वर्सेस एफएमसी या एमएमबी, कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा? ये एक राइट कंपैरिजन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, अगर आपका एडमिशन बीएचयू के मेन कैंपस में हो सकता है, मान के चलो बीएचयू के मेन कैंपस में आपका एडमिशन हो रहा है, तो ड्यू के अंदर तो डेफिनेटली एडमिशन हो ही जाएगा, कंफर्म मान के चलो, क्योंकि बीएचयू का कट ऑफ ड्यू से ज्यादा जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो अगर बीएचयू में एडमिशन हो रहा है तो ड्यू में कंफर्म हो ही जाएगा एडमिशन। लेकिन अगर आपका ड्यू के ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा है, या फिर एडमिशन ही नहीं हो पा रहा है 2-3 राउंड के बाद, तो आप गारंटी लिख के ले लो कि बीएचयू में एडमिशन नहीं हो सकता। तो एक सेपरेट आउट तो ये चीज मिल गया कि अगर मेरे इतने अच्छे मार्क्स है कि मेरे को बीएचयू मिल सकता है, तो मुझे ड्यू भी मिल सकता है। लेकिन मेरे इतने कम मार्क्स है कि मेरे को ड्यू नहीं मिल रहा, तो क्या कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है कि मेरे को बीएचयू मिलेगा। क्लियर कट आइडिया हो गया? अब सवाल आता है दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स के लिए कि किन के लिए क्या चूज करना चाहिए। मैं कुछ चीजें क्लियर करके चलता हूं ताकि आप बहुत अच्छे से डिसाइड कर पाओ। अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है, आंख बंद करके बीएचयू जाओ। अगर आपको बीएलएलबी करना है, आंख बंद करके आप बीएचयू जाओ। ठीक है, उसके बाद आता है ये सारी चीजें। ये कुछ एकदम वन लाइन आंसर है, और इसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। सबसे पहले चीज मैं स्टार्ट करता हूं, स्टडी कैसी है? दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम है, कोई फर्क नहीं है। ये तो कंपैरिजन ही बेकार है कि बीएचयू के अंदर बहुत अच्छी फैकल्टी मिलेगी और ड्यू के अंदर अच्छी फैकल्टी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। स्टडी सेम है। ठीक है, तो स्टडी के बेस पे तो कंपैरिजन मत करो। एक्सपोजर कैसा मिलेगा? ठीक है, ड्यू में थोड़ा ज्यादा मिल सकता है, ठीक है, और बीएचयू में भी उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बीएचयू में कम मिलेगा, थोड़ा सा कम मिल सकता है। मे बी बीएचयू में ज्यादा कल्चर वाले लोग ना, अलग अलग स्टेट से। लेकिन आज जब से सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन हो गया है, तो बीएचयू को भी लोग बिहार, यूपी, एमपी वाले स्टूडेंट के अलावा भी बच्चे प्रेफर कर रहे हैं।
ठीक है। बट फिर भी ड्यू के अंदर थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा अलग अलग बच्चों से कनेक्ट करने का, लेकिन अगर आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो एक्सपोजर का फ़ायदा ही किया। तो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो एक्सपोजर के बीच, इस एक्सपोजर के बेसिस पे तो कंपैरिजन बिल्कुल भी मत करो। तो एक स्टडी के बेसिस पे कंपैरिजन नहीं करना और एक्सपोजर के बेसिस पे कंपैरिजन नहीं करना। अब एसएससी और बैंकिंग जैसी एग्जाम की तैयारी करने वाले तो कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ड्यू अच्छा रहेगा या बीएचयू अच्छा रहेगा? दोनों अच्छा रहेगा, इसके बेसिस पे भी कंपैरिजन मत करो, ठीक है। नेटवर्किंग की बात करते हैं, नेटवर्किंग के लिए कौन सा अच्छा रहेगा कि अगर मुझे नेटवर्किंग करनी है, देखो बीएचयू से ना दो अलग, बीएचयू की जो नेटवर्किंग होती है वो थोड़ी अलग होती है और जो ड्यू की नेटवर्किंग होती है थोड़ी अलग रहती है। ड्यू की नेटवर्किंग मतलब क्या है कि आप अपने सीनियर से जितना ज़्यादा नेटवर्क बना सकते हो, तो कितने लोगों से आपके नेटवर्क हैं। तो नेटवर्किंग की बात करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो नेटवर्किंग है उसमें आपको थोड़ा कॉर्पोरेट टच ज़्यादा दिखेगा कि यार मेरी नेटवर्किंग है कॉर्पोरेट में ज़्यादा है, मतलब मेरे जो बैचमेट्स है या मेरे जो सीनियर्स है वो कॉर्पोरेट में जाते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनी तक आपकी नेटवर्किंग हो सकती है, इससे प्लेसमेंट लगने में ज़्यादा आसानी रहती है। लेकिन बीएचयू में जो नेटवर्किंग है, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पे तो आपका कॉर्पोरेट वाली लाइफ होती है या फिर हम बोल सकते हैं प्राइवेट, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा लाइफ हो सकता है जो आपका गवर्नमेंट वाला। तो बीएचयू से पास आउट होने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में ही जाते हैं, तो आपकी नेटवर्किंग उस तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब में सच नेटवर्किंग बनाने से तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको डायरेक्ट जॉब तो कोई दे नहीं देगा, ठीक है। तो एक ये फायदा है कि यहाँ से जो नेटवर्किंग होती है गवर्नमेंट की, ड्यू की जो नेटवर्किंग होती है वो थोड़ा कॉर्पोरेट में ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो नेटवर्किंग के बेसिस पे भी आप एक्सपोजर मत करो। अब कुछ चीज़ें फिक्स हो गई, जैसे पहले कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया कि इसके अकॉर्डिंग अगर आपको मेन कैंपस में एडमिशन हो रहा है तो ड्यू में हो ही रहा होगा, और अगर ड्यू में नहीं हो रहा तो बीएचयू में एडमिशन ही नहीं होगा, बात ही खत्म करते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल, यूपीएससी। यूपीएससी के लिए भैया कौन सा अच्छा रहेगा? दिल्ली आना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोचिंग से, दिल्ली के अंदर वो इन्वायरमेंट आपको मिल जाएगा यूपीएससी तैयारी करने के लिए, क्योंकि बहुत आसपास आपके बहुत कर रहे होंगे। सेम बीएचयू में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे होंगे, लेकिन वो तैयारी कुछ ऑनलाइन बेसिस पे ज़्यादा होगी, ठीक है। हालांकि आप अपने कॉलेज स्टडीज़ के साथ आप ऑफलाइन कोचिंग तो ड्यू में भी नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी यहाँ पे मुखर्जी नगर है, करोल बाग है, जीटीबी नगर है, ठीक है, यहाँ पे भी आप अपनी तैयारी शुरू से कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल बहुत आराम से मिल जाता है। तो इस केस में आप ड्यू प्रेफर कर सकते हैं, जो कि ड्यू बीएचयू के कंपैरिजन में आराम से विनर बन जाता है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे, इधर देखो, प्लेसमेंट के कंपैरिजन में अगर मुझे देखना है तो डेफिनेटली ये मान के चलो कि प्लेसमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीएचयू के कंपैरिजन बहुत अच्छा है। और इसका ये मतलब नहीं है कि इसका मतलब ड्यू बीएचयू खराब है, इसका एक मतलब ये भी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जिस सिटी में है उसमें एक साइबर सिटी हब है, जहाँ पे दुनिया भर की कंपनीज अवेलेबल है। यहाँ पे आपका बस गुड़गांव है, यहाँ पे आपका ऐसा ग्रेटर नोएडा है, इसके अंदर बेसिकली आपको दुनिया भर की कंपनीज मिलती है, और कंपनी के लिए ड्यू आके विजिट करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेरिजन टू बीएचयू जाना। तो नंबर ऑफ कंपनीज वहाँ कम जाती है, तो प्लेसमेंट का सिनेरियो यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है ड्यू के अंदर। ड्यू का प्लेसमेंट बीएचयू से अच्छा। और एक और अच्छी बात है कि ड्यू का खुद का एक सेंट्रल प्लेसमेंट सेल भी है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप ऑफ कैंपस के प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं और वहाँ पे आपको पता है कि यार मेरे कॉलेज में तो कंपनी आएगी ही नहीं, क्योंकि मेरा कॉलेज टायर 3 का है, तो उस केस में भी आप सेंट्रल प्लेसमेंट सेल जो बहुत बड़े पैमाने पर करा जाता है, ठीक है, उसमें भी 500, 600, 1000 बच्चों तक का प्लेसमेंट होता है, ठीक है। थोड़ा कॉलेज से कम प्लेसमेंट होगा लेकिन होता तो सही है। तो उस कंपैरिजन में भी ड्यू आपको एक सेंट्रल प्लेसमेंट सेल देता है। उसके अलावा आप एक कॉलेज का होते हुए भी दूसरे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं किरोड़ीमल कॉलेज से पास आउट हूँ, तो हमारे कॉलेज में जैसे हमने फेस्ट कराया, जैसे कि हमने प्लेसमेंट फेस्ट कराया, तो अगर हम प्लेसमेंट फेस्ट करा रहे हैं तो ये हर एक कॉलेज में सर्कुलेट करा जाएगा। हमने बहुत सारी कंपनीज को बुलाया, ये मैसेज हर कॉलेज में सर्कुलेट कराएगा, और जो बच्चा उस फॉर्म भरेगा वो आ सकता है, आएगा, इंटरव्यू देगा, उसका सिलेक्शन होगा। इट मीन्स एक बच्चा ऑफ कैंपस का होने के बाद भी वो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में आके प्लेसमेंट ले सकता है। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपके कॉलेज के नाम के टैग के बदले आपकी वैल्यू कम करी जाए, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप हिंदू एसआरसीसी हंसराज की भी प्लेसमेंट को ग्रैब कर सकते हैं, बट उन स्टूडेंट्स के लेवल के साथ आपको मैच करना पड़ेगा, मे बी उनसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लेसमेंट के मामले में तो ड्यू वर्सेस बीएचयू विनर हो जाता है। अब आते हैं अफोर्डेबिलिटी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो एक तरफ, ये जितनी भी मैंने बताई ये सब एक तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट है ये अफोर्डेबिलिटी। अगर आपने ड्यू में एडमिशन ले लिया
और भले वो कितना भी अच्छा कॉलेज हो, अगर आपको उसको अफोर्ड करने में आपकी हालत ख़राब हो गई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्यू के कॉलेज की फ़ीस, वो तो बहुत मिनिमल है, हालांकि वो बढ़ा दी गई है, पहले 5-5, 6 9 हज़ार में फ़ीस हुआ होती थी, अब ये 16,000, 17,000, 20,000, 25,000 ऐसे फ़ीस है। ठीक है, चलो वो तो साल में एक बार सबमिट करनी है, बट उसके अलावा आपको 2 सेमेस्टर की 2 बार फीस भी सबमिट करनी पड़ेगी, तो 1500, 1600 उसके भी लगते हैं हर सेमेस्टर में, मतलब एक साल में 2 बार लगते हैं। सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है वो आता है आपका रहने का। हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है तो भी महंगी है, नहीं मिलती है तो पीजी में रहना पड़ेगा, वो आपको कम से कम नहीं तो 7 तो बहुत मुश्किल है, 8, 9, 10, 11, 12 इस इतने थाउजेंड्स का मिलेगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका रहने का होगा, आपका खाने का होगा, लेकिन बिजली बिल जो कि 11 रुपये 12 रुपये यूनिट आता है, ठीक है, उसका अलग से आपको पैसा देना पड़ेगा। तो 8,000 का अगर पीजी लिया है तो उस पर बिजली बिल आपका 1,000 रुपये बैठ जाएगा। ठीक, आने जाने का कुछ ना कुछ खर्च हो जाएगा, कुछ बाहर खा ही लिया उसका भी खर्च हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 12, 13, 14, 15,000 कहीं नहीं जाता, इतना तो खर्च हो ही जाता है। और अगर आप इतना खर्च नहीं कर पा रहे तो फिर आपको दिक्कत होगा। उस मामले में बीएचयू बहुत अफोर्डेबल हो जाता है, बीएचयू बहुत अफोर्डेबल हो जाता है, और बहुत ज़्यादा ही अफोर्डेबल है ड्यू के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि बीएचयू के हॉस्टल की फैसिलिटीज़ का जो खर्चा है वो साल का 4,000, लगभग 4,000 के, इससे कम ही है। तो साल में आपको सिर्फ 4,000 पैसा देना है, ठीक है, उसी में आपका क्या नाम है हॉस्टल हो जाएगा, और उसी में आपका बिजली बिल सब चले जाएगा। सिर्फ 4,000 आपको किराया देना है, लेकिन खाने का आपको हर महीने 3,000 देना है। अब यही फ़र्क आप ड्यू में देख लो, पीजी ले रहे हो तो 8,000 का पीजी चल रहा है, वो भी सबसे बेकार वाला पीजी। 8,000 में बस आपको रहना और खाना मिल रहा है, और वो भी खाना उतना ढंग का नहीं होता, तो बच्चे कभी कभार बाहर प्रेफर कर लेते हैं। तो उस कंपैरिजन में अफोर्डेबिलिटी बीएचयू और ड्यू है। अब सवाल ये आता है कि क्या भैया मुझे अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए? कतई नहीं डिसाइड करना चाहिए। अगर इस बेसिस पे डिसाइड करोगे तो हमेशा गलत डिसीजन लोगे। ये अफोर्डेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट उन बच्चों के लिए है जिनकी फैमिली कंडीशन बहुत ही ख़राब है, और वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी भी तरीके से 7,000, 8,000, 10,000 नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तब तो आपको बीएचयू ही प्रेफर कर लेना चाहिए। यहाँ पे भी 2 केस है कि बीएचयू में एडमिशन होना चाहिए, तो उस केस में आप बीएचयू ही प्रेफर करो, क्योंकि ड्यू आओगे तो बेयर मिनिमम खर्चा तो होगा। अब जब मैं पढ़ता था, मेरे दोस्त भी 5-5, 6-6 हज़ार में अपना महीना गुजारा कर लेते थे, लेकिन पॉइंट यही था ना कि उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल थी। मतलब ट्रैवल का खर्चा बचा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पार्टी हो रही है उसका खर्चा बचा रहे हैं, अपनी स्टेशनरी का खर्चा बचा रहे हैं। तो इतना खर्चा बचाने के चक्कर में एक छोटे से रूम में रह रहे हैं, खाना खुद बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होने के चक्कर में वो कभी एक्सपोजर ले ही नहीं पाते, क्योंकि उनका सारा ध्यान होता है अपने पैसे पे। यार इतना खर्चा होगा, अब कैसे करूँगा, ये करूँगा, दोस्तों के साथ बैठूँगा तो कुछ खिलाना पड़ेगा, कुछ पिलाना पड़ेगा, तो ये कभी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। तो उस केस में आप सोच सकते हैं, रहने का तो बंदा 5,000 में भी नॉर्थ और साउथ कैंपस में रह लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट आप अफोर्डेबिलिटी को देखिए, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगलफुल लाइफ ज़्यादा होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो ये क्लियर कट कुछ आंसर्स हो गए, इसके बेसिस पे तो आप डिसाइड अभी करिएगा बाद में। अभी जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ इनको भी नोट करते चले जाओ। अब इधर आते हैं, तो मैंने आपको समझाया था कि अगर आपका मेन कैंपस में एडमिशन हो रहा है तो इधर तो हो ही रहा होगा, लेकिन अगर आपका इधर एडमिशन हो रहा है या इधर भी नहीं होगा तो इधर तो भूल ही जाओ, हो जाएगा, इधर तो भूल ही जाओ। अब सवाल आता है कि भैया अगर मेरे को और सिंपल करता हूँ, एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन हो रहा है बीएचयू के, जैसे कि डीएवी हो गया, एएमपीजी हो गया, वीसीडब्ल्यू हो गया, आरजीएससी हो गया, तब, और मेरा एडमिशन हो रहा है यहाँ पे साउथ प्लस ऑफ कैंपस, मतलब टायर 2 कॉलेजेस में या फिर टायर 3 कॉलेजेस में, अगर इसमें एडमिशन हो रहा है तो उस केस में क्या अच्छा रहेगा? ड्यू आना ज़्यादा अच्छा रहेगा। भले ज़्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी ड्यू ज़्यादा आओगे ना तो इन कॉलेज के कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा सीख पाओगे, ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ज़्यादा कल्चर मिलेगा आपको, ठीक है, पढ़ाई का लेवल तो सेम ही रहेगा, बट फिर भी आपको इधर प्रेफर करना चाहिए। भले आपको ऑफ कैंपस में शिवाजी मिल रहा हो, राजधानी मिल रहा हो, वो इन कॉलेज से बेटर जाएंगे। और कॉन्सेप्ट वही आता है, अफोर्डेबिलिटी। अब यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर हाई है, ठीक है, और यहाँ पे कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर भी, जैसे यहाँ बीएचयू में मेन कैंपस में कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर है 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, यहाँ पे स्टार्ट होता है 10,000, 15,000, ऐसे कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर है, और हॉस्टल फीस भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही हट जाता है। तो आपको फिर ऑफ कैंपस प्रेफर करना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? अब उसके अलावा ऑफ कैंपस में भी ना इवनिंग कॉलेज होते हैं, इवनिंग कॉलेज हो गया, ठीक है, या फिर बहुत बेकार वाले कॉलेज, स्वामी सदानंद कॉलेज हो गया, सामलाल हो गया, और उसके बाद आपका भागनी नविता कॉलेज हो गया,
और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉलेज हो गया। तो ये कुछ कॉलेजेस है ना, इनकी वैल्यू बहुत डाउनग्रेड है। किसी दूसरे स्टेट से आके यहाँ पढ़ना, ठीक है, उससे बढ़िया तो है फिर आप इसको प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि इवनिंग में पढ़ोगे इससे बढ़िया तो यहीं पढ़ लो मॉर्निंग में, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो एक सिंपल कट हो कंपैरिजन हो गया। तो अब इसको हटा देते हैं हम कंपैरिजन में से, हमारा कंपैरिजन ख़त्म हो गया। अब आते हैं यहाँ पे। आई नो बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, लेकिन जो मेरा ब्लैक स्केच है वो थोड़ा काम नहीं कर रहा है, पर अब मैं आपको समझाता हूँ। मीन जो इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि भैया अगर मेरा एडमिशन इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है तो क्या चूज़ करो। देखो बच्चा, अगर आपका एडमिशन टायर 1 कॉलेजेस, लिख के रख लो, टायर 1 कॉलेज जैसे कि SRCC, सेंट स्टीफेंस, हिंदू, हंसराज, रामजस, उसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज, एंड देन श्री वेंकटेश्वर कॉलेज हो गया, उसके अलावा ARS श्री वेंकटेश्वर कॉलेज हो गया, एंड देन HEDB खालसा कॉलेज हो गया, या फिर श्री सही सुखदेव कॉलेज बिजनेस स्टडी। ये कुछ 9 कॉलेजेस है। इसके अलावा 10वां जो कॉलेज होगा वो CIC का BTech होगा। ये कुछ टॉप 10 कॉलेजेस है। LSR भी हो गया, मिरांडा हाउस भी हो गया। ये कुछ कॉलेजेस हैं। अगर आपका एडमिशन इन कॉलेजेस में हो रहा है, आप प्रेफर करो कि उन कॉलेज को पहले प्रेफर करो ओवर मेन कैंपस, ठीक है। कुछ भी आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर कुछ भी ध्यान नहीं रखना। आप कैसे भी करके उसको अफोर्ड कर लो, भले आपको 5,000 में आपको आपका अपना लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल में बिताना हो, लेकिन फिर भी अगर इन कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा है तो आप प्रेफर करो इसको, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहला आपके सामने हो गया SRCC, ठीक है। उसके बाद आपके पास LSR हो गया, सेंट स्टीफेंस हो गया, ठीक है, एंड देन मिरांडा हो गया। मिरांडा के बाद आपका हंसराज हो गया। हंसराज के बाद आपके पास KMC है, फिर रामजस है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज है, वेंकी भी हम कह सकते हैं, ठीक है, एंड देन इसके अलावा आपके पास सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ है, ठीक है। इनमें अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि इन कॉलेज में आ जाओ ओवर मेन कैंपस। उसको छोड़ना आपकी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन होगा, चाहे कोई सा भी कोर्स हो, BA हो, BSc हो, BCom हो, ठीक है। छोड़ के इधर आ जाओ एडमिशन्स में, क्योंकि इन कॉलेजेस की ब्रांड वैल्यू इससे कहीं गुना ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको ऊपर भी लिखा है, ठीक है। अब आते हैं कुछ वो कॉलेजेस जो कि साउथ प्लस नॉर्थ हैं। इसमें कुछ नॉर्थ के भी मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। नॉर्थ है, ठीक है, साउथ प्लस नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस है जो कि टायर 2 में आते हैं। अब इसका कंपैरिजन डायरेक्ट मेन कैंपस के साथ होता है, और इसमें अगर आपको सोचना हो तब आप इन फैक्टर को कंसीडर कर सकते हैं, यार मुझे क्या चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो आपको ये सोचना चाहिए अफोर्डेबिलिटी सोचो, एंड देन उसके बाद डायरेक्टली अगर अफोर्डेबिलिटी में आपको आता है कि यार मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ड्यू आ जाओ, लगता है नहीं कर सकता तो मेन कैंपस चल जाओ, और किसी बारे में सोचना ही नहीं है। तो टायर 2 में क्या क्या आता है, अब मैं लिख दूँ जो थोड़ा जगह नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं टायर 2 में आपकी बात करूँगा, टायर 2 में आपके पास कुछ कॉलेजेस है, जैसे कि आपका DRC हो गया, दौलत राम कॉलेज हो गया, ठीक है, ARSD हो गया, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज हो गया, एंड देन उसके अलावा IP कॉलेज हो गया, शहीद भगत सिंह कॉलेज हो गया, DCAC हो गया, ठीक है, जीजस एंड मैरी हो गया, गार्गी हो गया, मित्री कॉलेज हो गया, कमला नेहरू हो गया, मित्री कॉलेज हो गया। मित्र को हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए आप ये सोच सकते हो कि ये वो कॉलेजेस हैं, अगर आपका इनमें एडमिशन हो रहा है और कॉन्सेप्ट अफोर्डेबिलिटी का आ जाता है कि यार मुझसे अफोर्ड नहीं होगा, खासकर फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए तो अफोर्ड करना और मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तब आप मेन कैंपस प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि यार कर सकते हैं भैया, अफोर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले लो। आप इन फ्यूचर मेरे को थैंक यू बोलोगे, इनमें आपको ज़्यादा सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं उसके नीचे, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर कट समझ में आ गया। अब आते हैं साउथ कैंपस प्लस ऑफ कैंपस के कुछ कॉलेजेस जो कि टायर 2 में ही हैं, लेकिन थोड़े और डाउनग्रेड आ जाते हैं। तो टायर 2 वाले में ही, और मैं अगर यहाँ पे एक और सेक्शन बना दूँ, ठीक है, तो उसमें आपके पास है मोतीलाल नेहरू कॉलेज, ठीक है, मोतीलाल नेहरू हो गया, रामलाल आनंद कॉलेज हो गया, RLA हो गया, आर्यभट्टा हो गया, उसके अलावा आपके पास है दयाल सिंह कॉलेज हो गया, एंड देन ये तो कुछ कॉलेजेस हो गए। और इसमें मैं एक और ऐड करना भूल गया, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ
कॉमर्स, ठीक है। तो इनका अब इसमें आता है दयाल सिंह हो गया, तो यहाँ पे बेसिकली आपका साउथ कैंपस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एंड इसके अलावा जैसे कि शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज हो गया, मैं यहाँ पे इवनिंग में रख देता हूँ, ठीक है। कुछ ऑफ कैंपस के कॉलेजेस जो अच्छे हैं वो मैं बता देता हूँ, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज हो गया, DDAU हो गया, ठीक है। केशव महाविद्यालय हो गया, ठीक है, आपके केशव तक हो गया। एंड देन उसके अलावा शिवाजी हो गया, शिवाजी कॉलेज हो गया। अब अगर इन कॉलेज में सत्यवती भी हो गया, और भी बहुत सारे कॉलेज है, यहीं पे आपका मैत्री भी आ जाता है, तो सत्यवती हो गया एंड देन मैत्री हो गया। ऐसे मैंने कॉलेजेस की एक लिस्ट तैयार करी है। अगर इन कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आपको प्रेफर करना है तो आप मेन कैंपस को प्रेफर कर सकते हैं। अगर सेम केस है, मतलब सेम कॉलेज सेम कोर्स मुझे इन कॉलेज में मिल रहा है और मेन कैंपस में मिल रहा है, तो मेन कैंपस में प्रेफर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इन कॉलेज के कंपैरिजन में। अब इसके नीचे की बात करते हैं। इसके नीचे वाले कॉलेजेस में अगर एडमिशन हो रहा है, जैसे कि रामानुजन हो गया, देशबंधु हो गया, ठीक है, तो और उसके अलावा ANDC हो गया, एंड देन और भी डाउनग्रेड में आ जाओ, शामलाल हो गया, एंड देन राजधानी कॉलेज हो गया, सो PGDB हो गया। तो ये वो सारे कॉलेजेस हैं, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, ये वो सारे कॉलेजेस हैं। अगर आपका इनमें एडमिशन हो रहा है तो बहुत रेयर केस है कि आपको BHU का मेन कैंपस मिल ही रहा होगा, बहुत रेयर केस है। क्योंकि अगर आपका एडमिशन पहले दूसरे राउंड में इन कॉलेजेस में गया तो आप कभी भी BHU की कट ऑफ को बीट ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, अदरवाइज कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है कि मे बी आपके 500 में से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हो, एक लैंग्वेज एक गेट, तो आपको BA मिल सकता है। तो अगर उसमें अगर आपको मिल रहा है एडमिशन और आपको BHU भी मिल रहा है और साथ में वो भी मिल रहा है, यानी इसके नीचे वाले और भी कॉलेजेस मिल रहे हैं, तब तो आप चाहे अफोर्डेबल हो चाहे ना हो, आप BHU का मेन कैंपस प्रेफर कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अब इन बातों का भी ध्यान रखना है कि भैया अगर मुझे UPSC करना है और इन कॉलेज में एडमिशन हो रहा है और यहाँ एडमिशन हो रहा है तो क्या प्रेफर करना चाहिए। इसको प्रेफर कर लो, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, या फिर इसको भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक ही रहेगा। एक्सपोजर बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी। अब सबसे ज़्यादा फैक्टर आता है प्लेसमेंट को लेके। आई थिंक इतने में आपको बहुत क्लियर कट आइडिया होगा। अब आता है प्लेसमेंट को लेके कि अगर प्लेसमेंट चाहिए तब कॉन्सेप्ट चीज़ें अलग हो जाती है। प्लेसमेंट चाहिए तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार मेरे को ड्यू में कहाँ तक एडमिशन मिल सकता है जिसमें मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। तो दिल्ली के ज़्यादातर कॉलेजेस में प्लेसमेंट का सिनेरियो अच्छा है। अगर आप BCom ऑनर्स में जा रहे हो, BSc मैथ में जा रहे हो, BSc स्टैट्स में जा रहे हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जा रहे हो, BMS में जा रहे हो, प्लेसमेंट का सिनेरियो बहुत अच्छा है। तो उस केस में आप आँख मूंद करके आप इन कॉलेजेस में एडमिशन्स ले सकते हैं। अब सवाल वही है कि अगर मेरा एडमिशन इन कॉलेजेस में हो रहा है और मेन कैंपस में भी हो रहा है तो प्लेसमेंट के लिए क्या बेटर रहेगा? ये बेटर रहेगा। समझ में आया? प्लेसमेंट यहाँ पे आपको फिर भी मिल जाएगा एज कम्पेयर टू मेन कैंपस। इससे डाउनग्रेड में हो रहा है और आपको लगता है कि प्लेसमेंट नहीं हो सकता, कॉन्सेप्ट मैंने वही बताया कि आप किसी दूसरे कॉलेज की प्लेसमेंट में जाके बैठ सकते हैं। अगर वो भी चलेगा तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ड्यू में आ जाइए, अदरवाइज BHU हो जाए। और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि अगर इतने डाउनग्रेड कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो BHU का मेन कैंपस मिल ही जाए। एफिलेटेड की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। आई होप आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई होगी, ठीक है। इस तरीके के वीडियोस मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि बनाऊँ और बहुत टाइम लगता है बनाने में। आई होप आपको क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा कि यार मेरे लिए क्या बेस्ट है। और आई नो आज तक आपको ड्यू वर्सेस BHU का इतना डिटेल कंपैरिजन नहीं मिला, क्योंकि कोई इतना सोचता ही नहीं है। AI से पूछोगे तो AI ये थोड़ा बताएगा कि कब क्या प्रेफर करना चाहिए। फिर भी इसको देखने के बाद अगर कोई डाउट बचता है कमेंट करना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अभी तो क्या ही पूछोगे कमेंट करके, फिर भी मान लो अगर आज से 2-3 हफ्ते बाद आपको ड्यू में ये कॉलेज मिल जाता है तीसरे या चौथे राउंड में, और BHU में भी एडमिशन मिल जाता है उसमें राउंड में, और फिर सोचना हो कि भैया मेरे को ड्यू में एडमिशन अपनी रखनी चाहिए या विड्रॉल करके BHU लेना चाहिए, तब मेरे को ये इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं आपको बहुत क्लियर कट आइडिया बताऊंगा कि आपके लिए क्या सही रहेगा। और जब भी अपने इन्फॉर्मेशन दो, अपने करियर को, गोल को लेके थोड़ा बहुत मुझे आइडिया दो कि मुझे भैया फ्यूचर में ये करना है, मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, मुझे गवर्नमेंट में जाना है, मुझे रिसर्च में जाना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आया होगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, हाइप का भी बटन दबाइएगा ताकि हर वो बच्चे के पास वीडियोस पहुंच जाए जहाँ पे जिनके पास दुनिया भर की फालतू वीडियोस आ रही है, वो इधर उधर भटक रहे हैं। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पेज पे पहले पा रहे हैं प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो। बहुत कम वीडियोस डालता हूँ, लेकिन जब भी वीडियोस डालता हूँ ना बहुत अच्छी डालूंगा और तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और नोटिफिकेशन आया इसका मतलब कंफर्म कि भैया ने कुछ अच्छी वीडियोस डाला होगा, तो जाके ज़रूर देखिया करो, ठीक है। इसलिए बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक है। चलिए, चैनल से कनेक्टेड रहिए, स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलेंगे कोई और नई वीडियो में, कोई और नई जानकारी के साथ, इन डेप्थ नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय।